हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के साख के बारे में कि किस प्रकार जो है हम औपचारिक क्षेत्र जो है के दायरे में कौन कौन से जो है उधार लेते हैं और अनौपचारिक क्षेत्र में क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। यानी कि हमने जो है पिछले वीडियो में कई उदाहरणों के माध्यम से समझा था कि जो है कहाँ कहाँ से लोग जो है ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, लोग जो है विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रकार के ऋण को जो है दो वर्गों में बांटा जाता है, एक है औपचारिक और एक है अनौपचारिक क्षेत्रक। ठीक है, देखिए पहले वर्ग में जो है यानी कि औपचारिक क्षेत्रक में जो है बैंक और सहकारी समितियां से जो है हम कर्ज लेते हैं। यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि औपचारिक क्षेत्र में क्या आता है, बैंक और सहकारी समितियां। और वहीं अगर मैं बात करूं अनौपचारिक उधारदाता के बारे में, तो इसमें जो है साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त ये आते हैं। ठीक है, तो औपचारिक में कौन आए? औपचारिक में जो है बैंक और सहकारी समितियां आई। अनौपचारिक में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट के माध्यम से वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत का डेटा दिया गया है, ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए सहकारी समिति बैंक से 25% लोग जो है उधार लेते हैं। ठीक है, ब्याज पर। व्यावसायिक बैंक से कितने प्रतिशत लोग देते हैं? 25%। यहाँ देखिए अन्य औपचारिक से 5%, जमींदार से यानी कि इधर अब अनौपचारिक लोग आ गए तो 1%, रिश्तेदार और मित्र से 8%, अन्य औपचारिक स्रोतों से 2% और सरकारी से 1%। देखिए आलेख में हमने क्या देखा कि भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। तो क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहे हैं या अनौपचारिक क्षेत्र से? अब जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए अधिक ऋण कहाँ से आ रहे हैं? साख के स्रोत तो हैं ये, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ऋण जो है जाहिर सी बात है कि ऋण जो है वो औपचारिक स्रोत से आ रहा है। यहाँ देखिए 25%, यहाँ भी 25%, यहाँ पे 5%। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए जो हम औपचारिक क्षेत्र के बारे में देखें ना, तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पे नज़र रखता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक जो है अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा जो है अपने पास रखता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक जो है नज़र रखता है, और बैंक वास्तव में ना नगद शेष बनाए हुए है, यानी कि आरबीआई जो है इस पर भी नज़र रखता है। ठीक है, जो अपने पास कुछ परसेंट रखते हैं, तो बैंक ना केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इनको भी ऋण दे रहे हैं। ठीक है, तो समय समय पर ना बैंक द्वारा जो है आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं, यानी कि पूरा डेटा बैंकों को आरबीआई को देना होता है, और उसकी ब्याज दरें क्या हैं, कितनी ब्याज दर पे वो जो है दे रहे हैं पैसे। ठीक है, और वहीं अगर मैं अनौपचारिक क्षेत्र की बात करूं, तो अनौपचारिक क्षेत्र में ना ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। औपचारिक क्षेत्र में तो है आरबीआई, लेकिन अनौपचारिक में कौन देखरेख करने वाला है? अब इससे एक मामला और उजागर होता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कोई देखरेख करने वाला है नहीं, कि जो है ब्याज की दर कितने दर पे दे रहे हैं, क्या किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो ऐच्छिक है, अपनी इच्छा के अनुसार है, तो ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, और उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने के रोकने वाला कोई नहीं है। वहाँ तो आरबीआई था, यहाँ कोई नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में ना
अनौपचारिक क्षेत्र में ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, यानी कि अपनी मनमानी कि हम जो, अच्छा देखिए, बैंक और सहकारी समितियों की अगर मैं बात करूं तो बैंक का फिक्स क्राइटेरिया होता है कि अगर हम 8% जो है ब्याज की दर लेंगे तो उनका 8% क्राइटेरिया फिक्स होता है। सहकारी समितियों का अगर 9% फिक्स है तो फिक्स है। लेकिन वहीं अगर साहूकार महाजनों की बात कर लीजिए तो उनका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, वो आए दिन जब चाहे ब्याज की दर बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर बंदिशें नहीं है किसी की, ठीक है। और इसलिए ना औपचारिक ऋण जो है कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है, यानी कि ऋण की ऊंची लागत होती है। तो ऋण की ऊंची लागत का सीधा सीधा अर्थ ये है कि कर्जदार की आय जो है इसका अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च हो जाता है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो अनौपचारिक क्षेत्र की साख की गतिविधियां है ना, इनको हतोत्साहित करना चाहिए। क्यों? इससे बहुत सारे जो है ये अनौपचारिक जो क्षेत्र है इससे बहुत सारे लॉसेस हैं। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों का जो कर्जों की 85% आवश्यकताएं जो है अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता जो है अपने ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज वसूल करते हैं, जैसे कि महाजन वगैरह, साहूकार वगैरह को आप देखते हैं, ठीक है, वे अधिक से अधिक ब्याज लेने का प्रयास करते हैं। उनकी ना कोई सीमाएं होती हैं, ना कोई बंधन होता है। और ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में खर्च होता है, वो अपने लिए कुछ बचा ही नहीं पाता है। और कुछ मामलों में ना तो ये देखा गया है कि ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण ना कर्ज वापस करने की रकम जो है कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे जो है ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति जो है ऋण के जाल में, ऋण के दुष्चक्र में फंस जाता है। और इसलिए ना अनौपचारिक क्षेत्र की साख की गतिविधियों को हतोत्साहित करना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कर्जदारों के पास ना अपने लिए कम आय बचती है, जाहिर से। अभी जैसे कि मैंने बताया, हमने एक उदाहरण भी देखा था प्रीवियस वीडियो में, सोनपुर के श्यामल के मामले में, ठीक है। तो कुछ मामलों में ना ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से अधिक हो जाती है और इस कारण कर्ज का बोझ जो है, यानी कि ऋण का बोझ जो है बढ़ जाता है, ठीक है, और फंस जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और ऐसा भी संभव है ना कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम यानी कि व्यापार शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाते हैं। कई लोग तो इसलिए भी व्यापार नहीं शुरू कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्याज की दर ही बहुत ऊंची होती है ना। इन सभी कारणों को देखते हुए ना बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए और इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है। और बहुत से लोग जो है अपनी विभिन्न ज़रूरतों को सस्ता कर्ज ले सकते हैं। जिन्हें व्यापार जो है करना है वो व्यापार शुरू कर सकते हैं, फसल की चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। एक प्रॉपर ब्याज दर पे मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोग जो है उन्नति करेंगे, वे फसल उगा सकते हैं, कई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग कर सकते हैं, ठीक है, वे नया उद्योग लगा सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये भी देख लेते हैं। आलेख 2 में जो है शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का कितना प्रतिशत औपचारिक और कितना प्रतिशत अनौपचारिक था, ये देख लीजिए। अच्छा, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये अनौपचारिक क्षेत्र में ऋण का प्रतिशत है और बैगनी कलर का जो है ये औपचारिक। अब देखिए गरीब परिवार 85% जो है, देखिए गरीब परिवार जो है अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण ले रहा है, ठीक है, मात्र 15% जो है औपचारिक क्षेत्र से ले रहा है। अब कम संपत्ति वाले परिवार देखिए 53% जो है अनौपचारिक क्षेत्र से, 47% औपचारिक क्षेत्र से। समृद्ध परिवार देखिए ये जो है औपचारिक क्षेत्र से ले रहे हैं 72% और जो है अनौपचारिक से 28%। और अमीर परिवार का पूरा जो है, मतलब कुछ परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रही हूँ, औपचारिक क्षेत्र से ये जो है ले रहे हैं और 10% जो है अनौपचारिक से। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यानी कि आय बढ़ने का काम जो है कम ही कर पाता है, ठीक है। और इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी देखिए कई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक नहीं है, सहकारी समितियां नहीं हैं और इस मतलब मजबूरी के कारण लोगों को ना साहूकार से, महाजनों से कर्ज लेना पड़ता है ऊंची ब्याज दर पे, ठीक है। और जो है मैं आपको ये बता दूं कि हमें जो है ना, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली बात कि सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज जो है देश के विकास के लिए अति आवश्यक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा,
अनौपचारिक स्रोतों की निर्भरता को ना कम करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऊंची ब्याज दर होती है गाइस, और कर्जदार को काफ़ी ज़्यादा लाभ होता नहीं है, हानि होती है। तो इस मतलब ऋण लेने से कोई मतलब है नहीं, है ना। तीसरी चीज, अनौपचारिक जो ऋणदाता है ना, उनके ऋणदाताओं से लिए गए जो है उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं, और ये उधार जो है कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम नहीं कर पाता है, और इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर जो है ग्रामीण इलाकों में बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और ताकि जो है कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत पर निर्भरता जो है वो घटे, ठीक है। दूसरा रीजन, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर जो है ये भी जरूरी है कि यह ऋण जो है सभी लोगों को प्राप्त हो सके। यानी कि वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, हमने जो है पाई चार्ट के माध्यम से देखा, जबकि गरीब परिवार को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो ये जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो। यानी कि जैसा कि हमने देखा 90-10 का रेशियो देखा था कि अमीर परिवार जो है 90% जो है औपचारिक क्षेत्र से ऋण लेते हैं, तो समान वितरण तो है नहीं, ठीक है। यानी कि गरीब परिवार 85% जो है ले रहे थे अनौपचारिक से, और यहाँ पे अमीर परिवार देखिए औपचारिक से ले रहे थे। समान वितरण तो है नहीं, तो समान वितरण नहीं होगा तो कैसे विकास होगा। और समान वितरण होना चाहिए ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके, वो भी अपना व्यापार चला सके, ठीक है। फसल में जरूरी जो है बीज, उर्वरक, ये सारी चीज़ें जो है ये खरीद सके ब्याज लेके, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब वो साहूकार महाजन वगैरह से ऋण लेगा तो वो ब्याज के चक्र में ही फंस जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा उसे? कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये बीच बीच में क्वेश्चन इसलिए दिए रहते हैं कि ये सार होता है, यानी कि हमने जो अभी पढ़ा उसको हम चेक करते हैं कि हम जो है हमें कितनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है। देखिए औपचारिक स्रोत की पहले बात कर लेते हैं। औपचारिक क्षेत्र में क्या होता है, आप बैंकों से जब पैसे उधार लेने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उधारकर्ता की पूरी जांच होती है, ठीक है। कागजात देखे जाते हैं, कागजाती कार्रवाई की जाती है ताकि उधारकर्ता और लेनदार दोनों को कोई समस्या ना हो, यानी कि किसी भी समस्या मामले में न्यायिक प्रक्रिया का सहारा ले सके, ठीक है। ब्याज की दर जो है सरकारी नियमों द्वारा शासित होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आरबीआई जो है पूरा कंट्रोल रखती है, ठीक है, बैंकों पर। तो जब ऋण जो है औपचारिक स्रोतों द्वारा दिया जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र के मामले में क्या होता है, ब्याज की दर आमतौर पर बहुत अधिक होती है, और लेनदार द्वारा जो है लेन देन की रणनीति के अधीन होने के कारण उधारकर्ता जो है अदालतों में नहीं जा सकते, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली अगर मैं अनौपचारिक की बात करूँ तो अनौपचारिक क्षेत्र में आमतौर पर उधारकर्ता और लेनदार के ना व्यक्तिगत प्रभाव और संबंध पर काम करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है ऋण, ठीक है, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए एक छोटे किसान से लेके एक बड़े व्यवसायी जो है तक उत्पादकता में सुधार के लिए सभी को तो कुछ समय तक उधार की ज़रूरत होती है ना लेने की। तो अगर अनुचित दर पे यानी कि अपने मनमानी अगर जो है ब्याज उन लोग को ऋण लेंगे तो उन्हें जो है ऊंची ब्याज पे लेंगे तो उन्हें कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है। अनुचित दरों के मामले में उधारकर्ता हमेशा जो है ऋण के जाल में गिरने का जो है जोखिम चलाता है, जो कि समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है गाइस। और इसलिए ना उचित दरें जो हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नज़र रखे। उसका काम मुश्किल क्यों होगा। देखिए अनौपचारिक अगर उधारदाता के बारे में मैं बात करूँ तो ये जो है अपने स्वयं के नियमों के अनुसार काम करते हैं, वे शायद ही कभी उचित रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, ठीक है, और सरकारी प्राधिकरण को अपने लेन देन के विवरण को प्रकट नहीं करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें शामिल अधिकांश पैसा काला धन है गाइस, ये चीज़ आप समझिए। और ऋणदाता जो होता है ना वो हमेशा लाभ जो है प्राप्त करना चाहता है, और वे उन्हें शासन के दायरे में लाने का हर प्रयास जो है उसका विरोध करेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यादा काला धन इकट्ठा किए रहते हैं। और इसलिए सुपरवाइजर यानी कि पर्यवेक्षक के लिए जो है अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण गतिविधियों पर ध्यान देना
बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों है? देखिए, औपचारिक क्षेत्र की जो क्रेडिट है यानी कि साख है, उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिसके पास अच्छी चुकौती क्षमता हो, यानी कि चुकाने की क्षमता हो। ठीक है, तो अब जैसे आप ही अपना फंडा देखिए कि हम किसे उधार देंगे पैसे, जो जो हमारा जो है पैसा चुकाने में सक्षम होगा। तो बैंक भी इसी रेफरेंस में काम करता है कि बैंक जो है उचित कार्यवाही, उचित कागजात के माध्यम से ये देखता है कि कौन जो है पैसा चुका सकता है और कौन नहीं। तो पैसा उधार देना बैंकों के लिए ना आय का प्रमुख स्रोत है। वे गरीबों को उधार देने और सौदेबाजी में नुकसान उठाने का जो जोखिम है ना, वे नहीं उठा सकते गाइस, ये आपको समझना होगा। और इसके कारण ना गरीब घरों की तुलना में अमीर घरों के लिए औपचारिक क्षेत्र जो है ऋण का हिस्सा अधिक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों के बारे में। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे निर्धनों स्वयं सहायता समूह और इस चैप्टर के क्वेश्चन को। आई होप ये अगले पार्ट में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में गाइस। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक यू वेरी मच।